चतुर्वेदित की लेक्चर सीरीज में है वो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो विद्युत क्षेत्र है उसका अध्ययन कर लिया है। जो भी अभी तक जिन्होंने भी अध्ययन नहीं किया है अच्छे से, वो सारे जितने भी लगभग है वो 10 पार्ट बने होंगे, उन 10 पार्टों को आप अच्छे से वो अध्ययन कर ले। और आज है वो हम क्या करेंगे, जितने भी आपके उदाहरण है जो पहले चैप्टर से संबंधित जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र से संबंधित जितने भी उदाहरण है, उन सब उदाहरणों को है वो हम करेंगे। उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बताऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे उदाहरण आपको करने हैं और किन किन उदाहरणों में क्या क्या ध्यान में रखना है। बिल्कुल ही आसान तरीके से समझना है। उदाहरण ही आपके उदाहरण और जो आंकिक प्रश्न बोल सकते हो, न्यूमेरिकल बोल सकते हो, न्यूमेरिकल भी है वो बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बोर्ड के एग्जाम के अंदर है जो न्यूमेरिकल आते हैं वो सीधे के सीधे आपके बुक से ही उठकर आते हो, लेकिन उनका जो तरीका होता है बोर्ड के अंदर भी जो न्यूमेरिकल आते हैं उनका जो बिल्कुल तरीका होता है ना, वो हमारे उदाहरण या आंकिक प्रश्न है जितने भी होते हैं उन सब के जैसा ही होता है, कहीं अलग से कोई मतलब नया तरीका बनकर नहीं आता है। तो अगर आपने ये जो उदाहरण और आंकिक प्रश्न है अच्छे से समझ लिए कि कैसे करने हैं इनको, कौन सा मान कहाँ पर रखना है, कौन सी मात्रक पद्धति में रखना है, तो आप कहीं पर भी वहां पर अटकोगे नहीं। आप आसानी से है वो क्या कर पाओगे, पेपर के अंदर है वो जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको सोल्व कर पाओगे। तो आज वो हमें उदाहरणों के बारे में ही सबसे पहले वो पढ़ेंगे। पहला और जो दूसरा उदाहरण है वो मैंने वीडियो के बीच में जो 10 पार्ट बनाए थे उनमें से किसी एक पार्ट मैंने आपको करवा दिए थे। तो आज है वो हम उदाहरण नंबर है वो 1.3 से उनकी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा आपको है वो कुछ और भी कुछ कार्य दिया जाएगा जिनको आपको है वो सोल्व करके जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है वहां पर आपको भेजना है। आज के ही क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनमें भी। तो देखो हमारा जो पहला उदाहरण है, पहला उदाहरण क्या है कि एक कप जल और मात्रा कितनी है 250 ग्राम में कितनी मात्रा में धन व ऋण आवेश होते हैं। हमारे पास में कोई एक कप जल है और एक कप जल मतलब उसमें कितनी मात्रा है जल की 250 ग्राम। तो 250 ग्राम जल की मात्रा है एक कप के अंदर और उस एक कप में कितनी मात्रा में धन और ऋण आवेश होंगे। ये मान लो एक कप है हमारे पास में और इस कप में वो भरा हुआ है यहाँ पर जल और इसकी जो मात्रा है वो कितनी है 250 ग्राम। तो हमारे को बताना है क्या, हमारे को बताना है कि इसके अंदर कितने धन है और कितने ऋण आवेश है। तो कितने धन है और कितने ऋण आवेश है वो ज्ञात करने से पहले हमारे को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमारे को यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा कि यहाँ पर जल है वो पहले हमें ये तो पता है कि जल किससे मिलकर बना है। यहाँ पर क्या होते हैं H2O के बहुत सारे क्या होंगे अणु होंगे, बहुत सारे क्या होंगे H2O के अणु होंगे ना। तो बहुत सारे H2O के अणु मिलकर ही तो किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। इसका मतलब हमारे को पहले तो ये ढूंढना है कि 250 ग्राम जल में हाइड्रोजन या मतलब सॉरी H2O के कितने या जल के कितने अणु है। क्योंकि हमें पता है कि एक अणु होता है जल का, जो एक अणु है, एक अणु H2O में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो हाइड्रोजन है दो इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर। और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन और 10 ही क्या होते हैं आपके प्रोटॉन होते हैं। तो इसका मतलब हमें पता है कि एक जल के अणु में वो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन होते हैं। ये प्रोटॉनों की संख्या है। तो हम अगर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो हम क्या निकाल सकते हैं, आवेश निकाल सकते हैं किससे, Q बराबर Ne से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या पता चल जाएगी तो हमें वो आसानी से आवेश निकाल सकते हैं। यहाँ पर n का मान रख देंगे जितने भी हमारे पास में है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और हमारे पास में आवेश आ जाएगा कि कितने धन आवेश है और कितना ऋण आवेश है। लेकिन ये तो एक जल के अणु में हमारे पास में तो यहाँ पर कितने जल के अणु पता ही नहीं हमारे को। तो हमारे को ये मान दे रखा है कि 250 ग्राम आपके पास में जल है। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है, 250 ग्राम जल का जो कप है उसके अंदर हमारे को पहले तो ढूंढना है कि उसमें जल के अणु कितने। अगर हमारे को जल के अणु मिल गए तो वहां पर हमें पता है एक जल के अणु में वो कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं। तो इसका मतलब वहां पर हम जितने भी होंगे उन सबको निकाल लेंगे वहां पर कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, वो निकल गए तो यहाँ पर मान रख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर आपको दे रखा है भार कितना दे रखा है, m बराबर दे रखा है 250 ग्राम। अब आपको है वो जल में अणुओं की संख्या या जल के अणुओं की संख्या वो ज्ञात करनी है कि कितने आपके H2O के
अणु है 1 कप जल में। तो उसके लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है अणुओं की संख्या बराबर मोल इंटू अवगाद्रो संख्या, मोल इंटू अवगाद्रो संख्या। अब ये जो फॉर्मूला है वो आपने 11th क्लास की जो आपका रसायन विज्ञान है जो बुक है उसके अंदर, उसमें आपको पिछले साल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो n बराबर क्या होता है मोल इंटू अवगाद्रो संख्या। तो यहां से n बराबर क्या होता है आपका, n बराबर हो जाएगा मोल, मोल क्या होता है भार बटा अणुभार, भार को हम स्मॉल m से और अणुभार को हम कैपिटल M से, और इंटू अवगाद्रो संख्या Na। ये होता है आपका किसी भी कोई भी पदार्थ है उसके अंदर है वो अणुओं की संख्या। तो ये अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसको याद रखना है कि कोई भी आपके पास में विलयन है उसके अंदर आपको बोल दिया कि इसके अंदर आपको अणुओं की संख्या निकालनी है, जैसे सोडियम Na2O2 निकालनी है, या फिर HCl अणुओं की संख्या निकालनी। कोई भी विलयन हो, विलयन ले लिया और उस विलयन के अंदर मान लो आपको बढ़ दिया यहाँ पर HCl बराबर है वो भी कितना 200 ग्राम। तो आप इसमें है वो 200 ग्राम HCl के विलयन में आप HCl के वो क्या निकालो, अणु निकालो। तो वहां पर आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाओगे n बराबर भार बटा अणुभार इंटू अवगाद्रो संख्या। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, उस पात्र के अंदर है वो अणुओं की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला आ गया हमारे पास में। अब देखो यहाँ पर मान रखते हैं n बराबर क्या हो जाएगा m, m का मान कितना है, m मतलब ये जो आपका द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको, जल का भार कितना दे रखा है 250 दे रखा आपको, अपॉन m, m कितना है मतलब अणुभार कितना है। तो एक जल के अणु का अणुभार कितना होता है, कितना हो गया, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1 होता है इंटू 2, और प्लस का ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पर एक जल के अणु का भार कितना हो जाएगा 18 ग्राम। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 18 इंटू, अब क्या लिखनी है अवगाद्रो संख्या। तो अवगाद्रो संख्या आपकी कितनी है, अवगाद्रो संख्या मान कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो ये आपके क्या आ गई जल में अणुओं की संख्या, कि आपके जो जल है 1 कप जल है उसमें जल के इतने अणु हैं। अणु आ गए हमारे पास में, हमें पता है कि एक अणु है, एक अणु के पास में वो कितने इलेक्ट्रॉन या कितने मतलब प्रोटॉन होते हैं, पता है हमारे को 10 इलेक्ट्रॉन या 10 प्रोटॉन होंगे। तो हमारे को वही निकालना है कि यहाँ पर कितने हमारे पास में वो अणु है और उन अणुओं में कितने हमारे पास में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। तो देखो मैं समझाता हूँ आपको, समझ नहीं आ रहा तो अब हमारे को क्या करना है, क्या है, हमने ये तो निकाल लिया जल में अणुओं की संख्या कितनी होती है। अब हमारे को निकालना है कि भाई धन व ऋण आवेश कितने होंगे। तो यहाँ पर देखो Q बराबर क्या होगा Ne, Q बराबर क्या होगा Ne। तो यहां से Q बराबर N, N मतलब वो अणुओं की संख्या या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या। N क्या होगा, N होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहां पर हमारे पास में एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, एक अणु में कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन, एक H2O में 10 इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लो, हमारे पास में आवेश एक ही आएगा, क्योंकि 10 ही इलेक्ट्रॉन है 10 ही प्रोटॉन है, तो प्रकृति अलग होगी, आवेश एक ही आएगा। तो एक H2O में या एक जल के अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको किससे गुणा कर देंगे 10 इलेक्ट्रॉन से गुणा कर देंगे। एक जल के अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है तो इतने अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हो जाएगा आपके जितने भी अणु है आपके पास में 20, 30, 40, 50, 100 जितने भी है उन सबको आप क्या कर दोगे, इससे गुणा कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सभी जो अणु है उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा आपके पास में Q बराबर, यहां से क्या लिख दूंगा मैं N इंटू, यहां पर इसका मान रख दो कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पर या तो ऐसे रखो या फिर आप आसानी इसको समझना, आपको तरीके से समझना है कि क्या क्या हमने कब था, कब के अंदर क्या होते हैं, जल के अणु थे, जल के अणु हमने निकाल लिए, वहां पर कितने थे, मान लेते हैं एक बार के लिए हमारे पास में 50 जल के अणु आ गए। हमें पता है कि एक जल के अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, एक जल के अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 50 जल के अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक में 10 है तो 50 में कितने होंगे, 50 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन। तो वही तो किया है हमने, यहाँ पर देखो ये हमारे पास में N आया है और ये इंटू 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखो आगे क्या हो जाएगा, Q बराबर N का मान रखो, N का मान कितना है 250 अपॉन 18 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 23 और इंटू 10 इंटू इसका मान रख दो इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये क्या आ जाएगा आपका आवेश का मान आ जाएगा। मैं जितने भी है वो
उदाहरण करवाऊंगा, उसके अंदर कैलकुलेशन नहीं निकालेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन निकालेंगे तो टाइम बहुत हो जाएगा और सारे जो उदाहरण है वो हमारे नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप बुक के अंदर आप मतलब जब वीडियो देख रहे हो तभी आप बुक अपने पास में खोल कर बैठना है और उनके आंसर जो भी है वो आप देखते जाना है। और ये तो बिल्कुल आसान है, आप आसानी से जोड़ भाग गुणा भाग तो आपको आते ही होंगे, कर लोगे आप। तो ये हो गया हमारा पहला उदाहरण, जो उदाहरण नंबर 1.3 है। अब अगला उदाहरण करते हैं। उदाहरण नंबर 1.4। किताब आपको पास में रखनी है और मैं यहाँ पर बार बार लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ पर बोलूंगा, आप अपनी किताब के अंदर देख लीजिएगा। तो उदाहरण नंबर 1.4 क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी, क्या एक हाइड्रोजन परमाणु है, उस हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की जो दूरी है वो हमारे को दे रखी है। कितनी दे रखी है? 5 × 5.3 × 10⁻11 मीटर, ये इनके बीच की दूरी हमारे को दे रखी है। आगे क्या बोला है? उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। मतलब हमारे क्या ज्ञात करना है? विद्युत आकर्षण बल मतलब कूलाम बल का ज्ञात करना है भाई। विद्युत आकर्षण बल मतलब कूलाम बल, कूलाम बल का परिकलन कीजिए। इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना भी कीजिए कि यहाँ पर आपको क्या करनी है, इन दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल भी तो लगेगा ना, क्योंकि इसका भार होता है, इसका भी भार होता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। यहाँ पर इसके पास में ऋणावेश है, इसके पास में धनावेश है, इसका मतलब यहाँ पर कूलाम बल भी लगेगा, कूलाम बल भी लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा। तो हमारे को यहाँ पर पहले कूलाम बल निकालना है, फिर हम गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे, फिर उनकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखो 5.3 × 10⁻11 मीटर और हाइड्रोजन परमाणु है, और हाइड्रोजन परमाणु में पता है हमारे को एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो वो तो कोई हमारे बात नहीं है कि 10 इलेक्ट्रॉन होंगे 10 प्रोटॉन होंगे। पहले हम निकालते हैं कूलाम बल। तो कूलाम बल आपका कितना होगा? F बराबर KQ, या यहाँ पर सीधा मान रख दो आप KEP अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? R²। तो यहाँ पर F बराबर K, और ये अगर पूरा जो निकाय है वो एक जगह पर मतलब एक ही मतलब माध्यम में रखा हुआ है, तो यहाँ पर K का मान है वो 1 अपॉन क्या होगा? निर्वात में रखा है तो 1/4πε0। तो K का मान तो हम यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, या फिर K का मान है वो आपका वही रहेगा जो 9 × 10⁻9 होता है। अब यहाँ पर E का मान रख दो, कितना होता है? 1.6 × 10⁻−19 होता है। और P का मान भी, P का जो आवेश का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 अपॉन R का मान कितना है? R का मान हो जाएगा 5.3 × 10⁻11। इस पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इसका K का मान भी रख देते हैं, K का मान कितना जाएगा? 9 × 10⁻9। ये क्या आ जाएगा? आपका कूलाम बल। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तब सॉल्यूशन करने पर जो आपका मान आ रहा है वो आ रहा है आपका 8.2 × 10⁻8 न्यूटन। ये आपका आ गया कूलाम बल। कैलकुलेशन में यहाँ पर नहीं कर सकता, क्योंकि करूंगा तो मैं यहाँ पर आपका जो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सारे उदाहरण हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? F बराबर 8.2 × 10⁻8 न्यूटन आ गया। ये तो आ गया कूलाम बल। अब हमारे को क्या याद करना है? उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि गुरुत्वाकर्षण बल से भी तुलना करनी है, तो गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है आपका? F बराबर G × ME × MP। ये क्या होता है? G क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक अपॉन यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? R²। तो अब देखो यहाँ पर F बराबर, आपको पता रखना है कि जो आपका Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। ये आपको पता रखना है यहाँ पर। तो F बराबर आ गया G × ME × MP अपॉन R²। दूरी तो वही है ना, यहाँ पर चेंज कर दी, यहाँ पर नहीं वही है। तो अब देखो यहाँ पर मान रखो G का मान रखते हैं, तो G का मान कितना होगा? 6.67 × 10⁻11। ये 11th क्लास में हमने पढ़ा है। इंटू ME का मान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 और इंटू MP का मान 1.67 × 10⁻27।
27 और अपॉन आर का मान कितना हो जाएगा, यही है आर का मान, तो 5.3 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो आपका एफ का मान आ जाएगा, एफ का या एफ यहाँ पर देखो नाम दे दो, यहाँ पर एफ जी हो गया और ये एफ गुलाम मतलब गुलाम बल हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। तो आपका जो एफ जी आ रहा है वो आ रहा है 3.6 इंटू 10⁻47 न्यूटन, यहाँ पर भी न्यूटन लिख दिया था, ठीक है। तो ये आ गया आपका गुलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल। अब हमारे को तुलना करनी है कि गुलाम बल ज्यादा होता है कि फिर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा। तो तुलना करने के लिए दो की तुलना करनी है, तो दोनों का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो दोनों का भाग दे तो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर देखो एफ गुलाम अपॉन एफ जी करोगे तो जो आपका मान आ जाएगा एफ गुलाम अपॉन एफ जी करने पर वो आएगा आपका 2.27 इंटू 10⁻39। इसका मतलब ज्यादा कौन है, एफ सी बराबर क्या आ रहा है आपका 2.27 इंटू 10⁻39 और इंटू एफ जी। इसका मतलब जो गुलाम बल है उस गुलाम बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के साथ में कुछ ऐड करने से आ रहा है, ये कुछ गुणा करने से क्या आ रहा है। इसका मतलब गुलाम बल है वो क्या आपका अधिक होगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। जो दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उनके मध्य वो क्या होगा, अगर दो एक समान दूरी पर है तो उनके मध्य आप गुलाम बल निकालोगे, गुरुत्वाकर्षण बल निकालोगे, तो वहां पर आपका गुलाम बल है वो क्या आएगा, बहुत अधिक आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या आएगा, कम आएगा। तो ये आपका उदाहरण हो गया 1.4। अब देखो अगला हम उदाहरण करते हैं 1.5। आप बुक में देख लीजिएगा क्या है उदाहरण नंबर 1.5। समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर, आवेश क्या है, दो धनायनों का समान है, मतलब आवेश समान है। तो मान लेते हैं उनका आवेश हो गया क्यू क्योंकि उसने बोला है। तो दो समान आवेश वाले धनायन परस्पर 3.7 इंटू 10⁻9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दो समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर हमारे को बल का मान रहेगा, गुलाम बल का मान रहेगा कितना रहेगा, 3.7 इंटू 10⁻9 न्यूटन। जबकि उनके मध्य की दूरी, मतलब इनके मध्य की दूरी आपको दे रखी है 5 एंगस्ट्रॉम। कितनी दे रखी है, 5 एंगस्ट्रॉम। आगे क्या बोला है, प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। क्या लाइन का मतलब हुआ कि दो आवेश है वो एक दूसरे को धनायन है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करे। दो आवेश है धनायन है, अब धनायन बने कैसे थे, इलेक्ट्रॉनों का क्या किया था, जब उन्होंने त्याग किया था। इसका मतलब हमारे को वही चेक करना है कि दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है की कमी कितनी थी या कितनी है, तभी तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तभी तो वो धनायन बने। तो हमारे को यहाँ पर इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है वो क्या करने है, निकालने है। तो यहाँ पर देखो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे पास में क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी हम निकालेंगे कैसे, Q बराबर क्या होता है Ne। यहाँ से हमारे को N का मान चाहिए, यही क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी या जो भी होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या तो होगी ना, तो ये इलेक्ट्रॉन कमी। E का मान तो होता ही है, मतलब हमारे को Q का मान चाहिए, तो Q का मान हम कहाँ से लेकर आएंगे, Q का मान हम यहाँ पर गुलाम बल से लेकर आएंगे। तो यहाँ से F बराबर क्या होता है आपका, F बराबर होता है Q दोनों एक ही, तो Q लिखूंगा अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से F बराबर KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे को मान किसका चाहिए, Q स्क्वायर का चाहिए। तो यहाँ पर Q स्क्वायर को एक साइड में लिख दो, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका F R स्क्वायर अपॉन K, और यहाँ से Q स्क्वायर या Q बराबर आ जाएगा रूट ऑफ F इंटू R स्क्वायर अपॉन K। अब यहाँ पर देखो Q बराबर रूट ऑफ F का मान रखो कितना है, 3.7 इंटू 10⁻9 इंटू R स्क्वायर। R क्या है, दूरी। अब ये देखो किसमें, एंगस्ट्रॉम में है, तो एंगस्ट्रॉम को किसमें बदलना पड़ेगा, हम जो भी मान रखेंगे वो किसमें रखेंगे। देखो यहाँ पर न्यूटन आ रहा है, इसका मतलब जो हमारे मात्रक है वो मात्रक कौन सी पद्धति में है, एसआई पद्धति में है, क्योंकि बल का जो मात्रक न्यूटन होता है वो एसआई पद्धति का ही है। इसका मतलब हमारे को सारे मान किसमें रखने पड़ेंगे, एसआई पद्धति में। लेकिन ये एसआई पद्धति में थोड़ी होता है, दूरी को हम एसआई पद्धति में किससे मापते हैं, मीटर से। तो यहाँ पर हमारे क्या करना है, इसको मीटर में बदलना है। और मीटर में कैसे बदलेंगे, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे आपका दूरी ऊपर है क्या 5 इंटू 10⁻−10। अब ये किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। तो 5 एंगस्ट्रॉम में वो 5 इंटू 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका क्या पूरेगा, होल स्क्वायर।
और अपॉन नीचे रूट में क्या जाएगा के का मान कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9 आ गया। अब यहाँ से Q का मान इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं कैलकुलेशन यहाँ पर सीधी लिख रहा हूँ। कैलकुलेशन इसका जो मान आएगा वो आएगा आपका 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो Q का मान अगर आपके पास में आ गया तो Q का मान आते ही क्या आप यहाँ से ये जो N का मान है या इलेक्ट्रॉनों की जो कमी हुई है, मतलब जो आवेश धनायन थे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी ना, वो नहीं निकाल सकते हो। Q बराबर क्या हो जाएगा आपका Ne, तो यहाँ से N बराबर क्या हो जाएगा Q बटा E। तो Q का मान रख दो, Q का मान कितना है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और अपॉन E का मान रख दो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये तो सीधे कैंसिल हो गया आपका। और तो यहाँ से जो आपका आंसर आ रहा है वो आंसर कितना आ रहा है, ये तो कैंसिल हो गया ना, कितना आ गया 2। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की वो कमी हुई है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। मतलब 2 आवेश थे, पहले उदासीन थे, एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, धनायन बन गए, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। उस प्रतिकर्षण बल का मान हमारे को दिया तो हमने वहां से क्या निकाली, इलेक्ट्रॉन की कमी है वो निकाली, कितने इलेक्ट्रॉन उन्होंने त्यागे थे। तो ये आपका हो गया उदाहरण नंबर कौन सा 1.5। अगला उदाहरण करते हैं। मात्रक पद्धति का ध्यान रखना, अगर यहाँ पर आप 5 एंगस्ट्रॉम को मीटर में नहीं बदलते तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब देखो उदाहरण नंबर 1.6। आप अपनी बुक के अंदर देख लीजिए क्या है, निर्वात में रखे 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। कि मतलब 2 बिंदुवत आवेश है, उनके मध्य बल है वो कितना लग रहा है 18 न्यूटन। तो 18 न्यूटन है वो बल लग रहा है। तो 2 आवेश है, उनके मध्य बल लग रहा है आपका 18 न्यूटन। ठीक है, यदि 1 mm मोटाई तथा 6 पेरावैद्युतांक की एक पट्टिका कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तो बल का मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब यहां पर क्या कर दिया, इनके मध्य वो क्या रख दी 1 mm की और इसका पेरावैद्युतांक कितना है, पेरावैद्युतांक है इसका 6। पेरावैद्युतांक क्या होता है, पेरावैद्युतांक होता है अपेक्षिक विद्युतशीलता। बताया था मैंने, अपेक्षिक विद्युतशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन आर से। और एप्सिलॉन आर का मान कितना दे रखा है आपको 6 दे रखा है यहाँ पर। और आपको ज्ञात क्या करना है कि निर्वात में तो इतना बल था और जब इनके मध्य ये पेरावैद्युतांक 6 पेरावैद्युतांक वाली कोई पट्टिका रख दी तो यहाँ पर अब जो बल आएगा उस बल का मान क्या होगा। मैंने यहाँ पर आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, उसके अंदर पढ़ाया था कि अगर 2 आवेशों के मध्य आप कोई एक अन्य माध्यम रख दोगे, कोई तीसरा आवेश भी रख दोगे तो वहां पर उनके इन दोनों जो आवेश है उनके बलों में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन मान में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो मान में अंतर है, इसलिए इसने यहाँ पर क्या पूछा, एफ है जो माध्यम है उसमें पूछा है। तो हमारे को निकालना क्या है, एफ एम निकालना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वस्तु को हमने रख दिया। एप्सिलॉन आर का मान आपके पास में कितना है 6 है। तो मैंने आपको एक यहाँ पर क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था कि आपको एफ एफ एम और एप्सिलॉन आर में क्या संबंध पता मतलब बताया था आपको। और नहीं तो आप वो निकाल सकते हो कि निर्वात में आपका बल क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन के का मान रख दो। यहाँ पर निर्वात में क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब आप माध्यम में रखोगे तो एफ एम बराबर आएगा 1/4 पाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा एप्सिलॉन एम। और एप्सिलॉन आर किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एप्सिलॉन एम बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मान रख दो एप्सिलॉन एम का क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट और इनटू यहाँ पर Q1 Q2 हो गया। यहाँ पर इन दोनों का भाग दे दो, दोनों का भाग देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, सॉरी यार इस पर भी आएगा, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या यहाँ पर आपके पास में एफ अपॉन एफ एम बराबर क्या बचा यहाँ पर, ये कहां पर था, हाँ तो ये कहां पर चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन आर, चला गया ना यहाँ पर एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से आपके पास में ये एक फॉर्मूला आ गया था। तो यहाँ पर तो सीधा आपको मान रखना है, तो रख दो यहाँ पर मान क्या था, एफ अपॉन या एफ एम अपॉन एफ बराबर था 1 एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से एफ एम का मान निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, एफ का मान रखो, एफ का मान कितना है 18 न्यूटन है, 18 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 18 बट्टा एप्सिलॉन आर का मान कितना है 6। तो कितना आ जाएगा आपके पास में 9 बट्टा आ जाएगा 3 या फिर आ जाएगा आपके पास में 3 न्यूटन। तो बल कितना लग रहा है आपका 3
न्यूटन। तो ये देख लो, यहाँ पर बल का मान माध्यम में रखेंगे तो यहाँ पर बल क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा ना। तो ये आंसर आ गया आपका 3 न्यूटन। अब अगला उदाहरण करते हैं, उदाहरण नंबर 1.7। उदाहरण नंबर 1.7 देखो क्या है, इसको अच्छे से पढ़ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। एक बिंदु आवेश Q1 बराबर 2 माइक्रोकुलाम, आपके बुक के अंदर ये ऐसे नहीं दे रखा, Q1 दे रखा आपको 2 कुलाम, यहाँ पर बीच में अगर ज्यादा गैप है इसका मतलब वहां पर माइक्रो लिखा हुआ है, ठीक है, आप करेक्शन कर लीजिएगा वहां पर। तो आपको दे रखा है कि एक बिंदु आवेश Q1 बराबर 2 माइक्रोकुलाम, Q1 बराबर 2 माइक्रोकुलाम, और दे रखा आपको 2 मीटर और 1 मीटर पर तथा एक आवेश Q2 बराबर -5 माइक्रोकुलाम -2 मीटर 4 मीटर पर अवस्थित या स्थित है। Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना है। तो देखो पहले तो मान ही लिख लेते हैं हम, Q2 बराबर क्या हो जाएगा -5 माइक्रोकुलाम, और कितने तरीके हैं आपके निर्देशांक, कितने तरीके हैं, -2 मीटर और 4 मीटर दे रखे हैं। पूछेगा आपको Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, Q2 पर Q1 द्वारा लगाया बल ज्ञात करना है। तो Q2 पर बल लग रहा है, Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, देखो यहां पर किस पर बल लग रहा है, सॉरी मैंने बहुत गलत बोल दिया, Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल। हाँ तो सही सही, मतलब Q2 पर क्या लग रहा है आपका बल लग रहा है, लेकिन किसके सापेक्ष लग रहा है, Q1 के सापेक्ष लग रहा है। तो मैंने आपको कूलाम का सदिश निरूपण पढ़ाया था, तो कूलाम के सदिश निरूपण में मैंने बताया था कि कौन सा किसके सापेक्ष लगता है, तो किसको हम कैसे लिखते हैं, तो जिसके भी सापेक्ष लगता है उसके हम लास्ट में लिखते हैं, और जिस पर लगता है उसको हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे को बल कौन सा ज्ञात करना है, जिसके सापेक्ष निकालना तो उसको लास्ट में, और जिसके ऊपर निकालना होता है वो आपका आगे आएगा। तो Q2 पर लग रहा है तो इसका मतलब F2 लिखेंगे, और किसके सापेक्ष लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, 1 के द्वारा लग रहा है, तो हमारे को निकालना है F2 1। तो हमारे को चाहिए F2 1 चाहिए। तो F2 1 हमारे को कैसे मिलेगा, पहले तो हमारे को ये भी अगर निर्देशांक दे रखे हैं तो यहाँ पर इसको वेक्टर के रूप में प्रदर्शित करेंगे। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा K1 Q2 अपॉन R। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, R12 लिखूंगा, R21 लिखूंगा। देखो आसानी समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, जिस पर लग रहा है बल, देख Q2 पर लग रहा है, Q2 पर Q1 लगा रहा है, Q2 पर Q1 द्वारा, तो Q2 पर बल लग रहा है तो यहाँ पर हम इसको पहले लिखेंगे Q1 द्वारा लगाया गया बल, तो ये Q1 पर द्वारा लगाया गया सापेक्ष लगाया तो यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हम R12 लिखे, R21 लिखे, वो भी कंफ्यूजन है। तो देखो यहाँ पर बल कैसे, इनके मध्य बल लग कैसे रहा है, देखो वही निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ पर आपका Q1 आपका एक आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है। हाँ तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो Q1 Q2 है, तो यहाँ पर बल कैसे लग रहा है इनके ऊपर, Q2 पर Q1 द्वारा लगाया, मतलब Q2 पर Q1 द्वारा बल लग रहा है। तो Q2 पर Q1 द्वारा बल लग रहा है, तो पहले तो हम यहाँ पर ये लाइन बना, तो मतलब Q2 पर बल लग रहा है, तो Q2 ये चाहेगा ना कि मेरे पर कौन बल लगा रहा है, तो Q2 की हमारे को Q2 के द्वारा Q1 की स्थिति ज्ञात करनी है। तो Q2 पर अगर बल लग रहा है तो Q2 ही चाहेगा ना कि मेरे ऊपर कौन बल लगा रहा है, तो इसका मतलब Q2 को Q1 की स्थिति चाहिए। तो यहां से Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति क्या होगी, भाई Q2 पर बल लग रहा है तो Q2 ही चाहेगा ना कि मेरे ऊपर कौन बल लगा रहा है। तो यहाँ पर Q2 के सापेक्ष किसकी स्थिति चाहिए, Q1 के चाहिए, Q1 की स्थिति चाहिए। तो Q1 की तो स्थिति चाहिए, और किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। इसका मतलब हमारा जो मान आएगा वही जिसके सापेक्ष होता है उसको हम लास्ट में लिखते हैं, जिस पर चाहिए हमारे को वो हमारा पहले हो जाएगा, फिर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे को 1 की स्थिति चाहिए, किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा R12 वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, R12 वेक्टर का स्क्वायर। अब यहाँ पर इन पर बल कैसे लग रहा है, ये Q2 पर Q1 द्वारा लगा है, ये देखो क्या आपका Q1 प्लस है, ये माइनस है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर Q1 क्या करेगा, इस Q2 क्या करेगा, अपनी ओर क्या करेगा, दोनों क्या विपरीत आवेश है तो अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस प्रकार से वो बल लगेगा।
जो भी लगेगा हमारे को यहाँ पर देख लिया कि बल आपका F21 वेक्टर लग रहा है, या जो आपकी यहाँ पर नीचे आएगी ये R12 वेक्टर है, Q2 पर बल लग रहा है, लेकिन वो चाहता है ना कि मेरे पर बल कौन लगा रहा है, इसलिए Q2 के सापेक्ष हमारे को किसकी स्थिति याद करनी है, Q1 की स्थिति याद करनी है। Q1 कहाँ पर है, निर्देशांक ज्यामिति में। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये तो हो गया आपका वेक्टर, पूरा वेक्टर। यहाँ पर दिशा की भी आवश्यकता होगी, दिशा भी क्या होगी, मैंने बताया जब भी आपको R12 वेक्टर की दिशा बतानी है तो आप किसका प्रयोग करोगे, R12 केप का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर लिख दो R12 केप, लिख दिया आपने। अब देखो यहाँ पर F21 वेक्टर बराबर के का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो Q1 का मान कितना है, 2 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो को मैंने बताया पहले आपको कैसे बदलना पड़ेगा, 2 इंटू 10 की पावर माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम हो गया। यहाँ पर तो इनका मान यहाँ पर आप रख दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, मान रखो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। वो हम देख लेंगे आगे माइनस की लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, वैसे बल निकालेंगे तो कोई बल निकालेंगे तो माइनस आएगा, नहीं आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पर देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एकांक सदिश को क्या होता है, एकांक सदिश कैसे लिखा जाता है, एक बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, 11th क्लास में हमने पढ़ा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ R12 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R12 वेक्टर, और मोड ऑफ R12 वेक्टर को या ऐसे लिखो R12 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, इसका विस्थापन सदिश कैसे निकाला जाता है, इसका विस्थापन सदिश निकालो, कैसे निकालोगे, विस्थापन सदिश क्या होता है आपका R2, सॉरी यहाँ पर जो आ रहा है उसका उल्टा, यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 R2 वेक्टर, ये क्या आ जाएगा, इसका विस्थापन सदिश आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमने सारी चीजें ये 11th क्लास के अंदर सदिश वाला चैप्टर उसके अंदर पढ़ रखी है, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये क्या क्या किस प्रकार से वेक्टर है। तभी तो हम बोलते थे कि 11th क्लास को आप अच्छे से पढ़ो, वहां पर बहुत सारी चीजें आएगी जो 12th में आपके काम में आएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर क्या हो गया, R12 वेक्टर को हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 वेक्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 वेक्टर इस पूरे का स्क्वायर, और इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, मोड ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर का वेक्टर। अब ये दोनों मॉड है, यहाँ पर भी इसको लगा तो इसको मैं पूरे को क्या लिख सकता हूँ, एक क्यूब बना सकता हूँ ना, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो इसका क्यूब हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ से F21 वेक्टर बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और यहाँ पर क्या आ गया आपका R1 माइनस R2। अब R1 माइनस R2 का मान आपको रखना है, और यहाँ पर भी कर देते हैं R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2, R1 कहाँ पर है आपका, R1 ये रहा, Q1 है तो R1 ये होगा, और Q2 है तो ये R2 हो गया। तो यहाँ पर मान रख दो आप, R1 का मान हो गया आपका 2। अब ये देखो क्या है, 2 मीटर 1 मीटर, ये क्या है आपके, ये जो अभी मैंने बताया ना कि Q1 यहाँ पर है, तो ये y एक्स होता है, ये x होता है, तो Q1 के बिंदु क्या होंगे, एक i कैप होगा और एक j कैप होगा, ये तो होंगे ना। तो कहने का मतलब आपको देखा है, ये Q1 है 2 मीटर पर है, 1 मीटर पर है, तो हमारे को 2 मीटर 1 मीटर की स्थिति बतानी पड़ेगी। 2 मीटर तो आपका कौन से x अक्ष की तरफ है, और x अक्ष की दिशा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, i कैप से। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपका, नीचे भी आएगा 2i कैप और 2i कैप प्लस 1j कैप, फिर हम करेंगे माइनस, ये माइनस, फिर क्या हो जाएगा आपका R2। तो R2 कितना है, माइनस का 2i कैप प्लस का और j कैप। इसी प्रकार से तो हम क्या निकालते हैं, R वेक्टर सदिश निकालते हैं ना, R वेक्टर बराबर इसका सदिश कैसे निकालेंगे, अगर आपको 2 बिंदु दे रखा है तो आप R वेक्टर कैसे निकालोगे, 2i कैप है 1j कैप है। तो ये सदिश वाले चैप्टर से है, तो आपको अच्छे से समझ में बता रहा हूं मैं, फिर भी आपको कि क्या कौन सी चीजें होगी। तो R1 वेक्टर है उसको हमने लिख दिया, R1 वेक्टर है वो आपको 2 बिंदु दे रखे, तो आप R1 वेक्टर कैसे लिखोगे, 2i कैप प्लस j कैप ऐसे लिख दोगे, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इस पूरे का क्या है, क्यूब है भाई, स्क्वायर तो ये हो ही गया, और एक ये हो गया तो क्यूब हो गया, और यहाँ पर भी क्या इंटू करके R12
वेक्टर है, तो इसको भी हमें क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2। तो यहाँ पर R1 माइनस R2 कर देता हूँ इसको भी मैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस j कैप माइनस, देखो दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ इंटू करके, ठीक है, ध्यान रखना क्या हो जाएगा, सेम यही होगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप, और इसके ऊपर तो कोई स्क्वायर वगैरह आने वाला नहीं है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। F21 वेक्टर बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब ऊपर क्या आ जाएगा, देखो छोड़ो, यहाँ पर क्या होगा 2i कैप, यहाँ पर ये माइनस जब अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4i कैप, सॉरी प्लस का 2i कैप और प्लस का 2i कैप प्लस का 2i कैप कितना हो गया 4i कैप। तो यहाँ पर आ जाएगा 4i कैप, और यहाँ पर ये माइनस जब अंदर गुणा होगा तो माइनस का 4j कैप, और यहाँ पर 1j कैप, तो माइनस के 4j कैप में से 1j कैप घटाओ, कितना बचेगा माइनस का 3j कैप अपॉन। अब यहाँ पर करते देखो, यहाँ पर भी वही सेम चीज आएगी 4i कैप माइनस का 3j कैप, भाई इसको माइनस से गुणा करो, वही सेम वाली चीज है। अब इसके पूरे का कितना है क्यूब है। अब यहाँ पर तो क्या लिखा था आपका, नीचे जो लिखते हैं ये तो क्या होता है आपका परिमाण होता है ना, देखो तो हमारे को यहाँ पर तो परिमाण निकालना पड़ेगा, तो इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, कोई भी आपको दो इस प्रकार से लिखे हैं, जैसे ये 4i कैप है माइनस का 3j कैप है, तो इसका परिमाण कैसे निकालोगे, परिमाण निकालने के लिए वही रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस का 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा 25 का रूट, और 25 का रूट कितना होता है 5। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो आपका F21 वेक्टर बराबर 125, तो ये आ गया, इसको लिख देता हूँ 125। अब यहाँ पर इसका मान है वो कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करें तो कितना आ गया, कैलकुलेशन करने पर आ रहा है आपका मान, हाँ 90 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 125 इंटू 4i कैप माइनस 3j कैप। ये हो गया हमारा Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल। किया कैसे, हमने दो आवेश दे रखे थे हमारे को, दोनों आवेशों की हमारे को मान दे रखे थे, और दोनों आवेशों की हमारे को सदिश स्थिति दे रखी थी कि वो जो अक्ष है उस वहां पर कहां पर है, तो उसकी स्थिति दे रखी थी हमारे को 2 मीटर और 1 मीटर। 2 मीटर मतलब ये x एक्स से 2 मीटर दूरी पर है, और y एक्स है वो 1 मीटर दूरी पर है, तो उसका हमने एक स्थिति सदिश लिख लिया R1 वेक्टर बराबर, वो हमने स्थिति लिख लिया 2i कैप प्लस का 1j कैप। और इसी प्रकार से Q2 है तो Q2 का मान दे रखा था, Q2 के लिए हमारे को स्थिति सदिश दे रखा था, और उस वो स्थिति से R2 वेक्टर था, तो R2 वेक्टर निकाल लिया। फिर हमारे को निकालना था Q2 पर Q1 द्वारा लगाया बल ज्ञात करना है, तो Q2 पर Q1 द्वारा लगाया बल F21 वेक्टर होगा, हैं, और ये हमने यहाँ पर लिख दिया, और ये हमने R12 वेक्टर ले, तो ये रटना नहीं है, आप रटोगे तो ये भूल जाओगे कि किसको 2 1 लेना है किसको 1 लेना है। मैंने बताया जिस पर याद करना है उसको तो पहले लिखना है, और जिसके द्वारा किया जाता है या जिसके सापेक्ष किया जाता है वो क्या आता है आपका अंत में आता है। तो यहाँ पर Q2 पर Q1 द्वारा, तो यहाँ पर देखो अंत में है, और यहाँ पर हमारे को Q1 की स्थिति चाहिए थी, Q1 की तो चाहिए थी किसके सापेक्ष Q2 के सापेक्ष, इसलिए हमने R12 को लिखा है, और ये R12 है, इसको R12 वेक्टर, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर R1 माइनस R2, ये विस्थापन सदिश होता है। यहाँ पर स्थिति सदिश निकाला, यहाँ पर इसका विस्थापन सदिश निकाला, ये इसका एकांक सदिश है, तो ये आपका इस प्रकार से हमने निकाला। फिर हमने यहाँ पर इनको जोड़ दिया, और ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 1.7। नंबर 1.8, उदाहरण नंबर 1.8 क्या है, दो छोटे बिंदुवत गोले प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है, एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों जिनकी प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। एक उभयनिष्ठ बिंदु है इस प्रकार से, और इस उभयनिष्ठ बिंदु से दो आवेश जिनका भार कितना है 200 ग्राम, इसका भार भी कितना होगा 200 ग्राम, 200 ग्राम है, जिनकी प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, मतलब ये दूरी कितनी है आपकी 40 सेंटीमीटर। यदि दोनों गोले समान आवेशित है तथा साम्य अवस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है,
मतलब दोनों गोले क्या है, समान आवेश है, मतलब दोनों धनायन है या फिर ऋणायन है, जो भी है हम यहाँ पर धनायन मान लेते हैं भाई। समान आवेश बोला तो कोई सा भी मान सकते हैं, तो यहाँ पर धनायन मान लिया। तो धनायन मान लिया तो कुछ एक समय के बाद में इनमें साम्य अवस्था आएगी ना, और साम्य अवस्था में हमारे को दे रखा है कि साम्य अवस्था में इनके मध्य की जो दूरी है वो हमारे को दे रखी है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर है ना। हाँ, प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। हमारे को क्यों पूछा है, तो ये हमारे को ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात करना है। प्रत्येक गोले पर जो आवेश है क्यू का मान है वो ज्ञात करना है। सीधी सी बात है, दोनों धनायन है तो एक जैसे ही है, बाहर एक जैसा, तो मतलब आवेश एक ही है, मतलब क्यों निकालना है हमारे को कैसे भी करके। अब निकालेंगे कैसे हम, तो उसके लिए देखो 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि ये यहाँ पर कोई भी जिसका द्रव्यमान है, किसी एक धागे से लटका रखा है जिसका द्रव्यमान m होता है, जो भी कुछ भी होता है उस पर नीचे की तरफ क्या लगता है, नीचे की तरफ क्या लगता है, एक बल लगता है ना, और वो बल कितना होता है, F बराबर mg। तो नीचे की तरफ इस पर बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ इस पर बल लगेगा एक mg। ये एक धागा है तो धागे पर भी क्या लगता है, एक तनाव बल लगता है, यहाँ पर तनाव बल लगता है ना, तो ये T यहाँ पर तनाव बल लगेगा। तो इसके लिए हमारे को यहाँ पर क्या चाहिए, इस तनाव बल के हमारे को क्या लेने पड़ेंगे, घटक लेने पड़ेंगे ना। तो ये मान लो यहाँ पर कोण आपको कितना हो गया, थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, और ये कोण भी कितना हो गया आपका, थीटा है, ये कोण भी थीटा है। ठीक है, ये तो समझो आगे ना, थीटा कैसे लिया भाई, ये कोण मान लिया हमने, यहाँ पर ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा होगा, बराबर अगर हम बीच में लाइन खींचे तो इसको थीटा मान लिया, तो ये भी बराबर बीच में लाइन खींचे तो ये भी थीटा ही होगा ना। तो ये अगर थीटा, तो यहाँ पर देखो जेड बन रहा है इस प्रकार से, तो ये कोण अगर थीटा, ये कोण थीटा, और ये कोण अगर थीटा, तो ये कोण आपका पूरा कितना होता है, 90 होता है, और 90 में से ये घटा दो थीटा, तो मतलब 90 माइनस है थीटा। अब मैं यहाँ पर थीटा ही क्यों लिख रहा हूँ उसका मैं आगे कारण बताऊंगा, आपका वही थीटा ही आ जाएगा, 90 माइनस थीटा थीटा ही होता है यहाँ पर, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, तो उसके आधार पर मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके टी के घटक ले लो, थीटा की दिशा में घटक कौन सा हो जाएगा, टी कोस थीटा, और थीटा की विपरीत दिशा में घटक कौन सा हो जाएगा, मतलब इस दिशा में घटक कौन सा हो जाएगा, टी साइन थीटा। इसी प्रकार से यहाँ पर इसके भी जो यहाँ पर बल लग रहा है, तनाव बल लग रहा है, उसके भी घटक ले लो आप। ये आपका थीटा कोण बन रहा है, टी का थीटा की दिशा में घटक टी कोस थीटा, थीटा के विपरीत दिशा में घटक मतलब इस साइड में घटक कौन सा हो जाएगा, टी साइन थीटा। इस पर भी नीचे वो बल लग रहा है एम जी। अब दोनों आवेश समान है, इसका मतलब ये एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल भी है वो क्या करेंगे, लगाएंगे। तो ये क्या करेगा, इस प्रकार से बल लगाएगा, इस पर जो प्रतिकर्षण बल होगा F लगेगा, और यहाँ पर भी है वो क्या लगेगा, इस प्रकार से प्रतिकर्षण बल F लगेगा। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा, टी कोस थीटा बराबर है mg के, टी कोस थीटा बराबर mg के, F बराबर है टी साइन थीटा के। तो आपके पास में दो इक्वेशन आ गई, बिल्कुल आसान था। दो यहाँ पर आवेश लिए, दोनों पर भार है तो नीचे की तरफ बल mg लगेगा, डोरी बंधी है तो तनाव बल लगेगा, डोरी के हमने तनाव बल के घटक ले लिए, और यहाँ पर दोनों पर है वो दोनों सजातीय आवेश है तो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, विपरीत दिशा में क्या लगेंगे, बल लगाएंगे। तो बल का मान हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर देखो इनको बराबर कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा, और एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, टी या टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा। और एफ है वो क्या होगा आपका, दो आवेशों के मध्य एफ क्या है, कूलम्ब बल था, और कूलम्ब बल को हम क्या लिख सकते हैं, के दोनों को हमने अगर क्यू क्यू माना समान पर तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा भाई, के Q1 Q2 एक है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर दोनों का भाग दे दो, समीकरण 1 2 का भाग दे दो, समीकरण 1 2 का भाग दो, 2 भाग 1 करो यहाँ पर ताकि टेन थीटा जाए, समीकरण 2 भाग 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी कोस थीटा, और अपॉन क्या आ जाएगा, एम जी। तो यहाँ से टी का साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी इंटू आर स्क्वायर। तो हमारे को मान किसका निकालना है, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, आवेश पूछा था, मतलब क्यू का मान चाहिए, तो क्यू का मान चाहिए तो के का मान है, एम का मान है, जी का मान है, आर का मान है, किसका मान नहीं है, टेन थीटा का मान नहीं है। तो यहाँ पर हमें टेन थीटा का मान निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे को देखो, जब टेन थीटा का मान निकालें, किसी भी एक से ले लो आप, टेन थीटा का मान जब निकालोगे तो यहाँ पर टेन थीटा निकालोगे, तो लाल बट्टा काका से टेन थीटा क्या होता है भाई, लाल बट्टा काका से टेन थीटा क्या होगा, लंब बट्टा आधार। तो ये आप अगर टेन थीटा यहाँ पर लंब मतलब आपको ये दूरी चाहिए, तो आपके पास में ये दूरी है क्या, ये दूरी है नहीं है ना आपके पास में,
निकाल तो सकते हो आप यहाँ पर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के लिए 4 सेंटीमीटर ये निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये इतने छोटे आवेश है तो यहाँ पर जो इनका जो ये बीच का जो कोण है ना वो लगभग शून्य के बराबर है। थीटा लगभग किसके बराबर है, थीटा है वो लगभग किसके बराबर रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। थीटा अगर 0 के बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ कि जो टेन थीटा है वो लगभग किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि साइन थीटा का मान 0 है तो साइन 0 का मान भी कितना होता है 0, और टेन 0 का मान भी कितना होता है 0, तो ये 0 0 बराबर, तो ये तो बराबर होंगे यहाँ पर। तो ये मैं यहाँ से लिख सकता हूँ थीटा का मान लगभग 0 इसलिए टेन थीटा लगभग बराबर हो गया साइन थीटा के। तो यहाँ से मैं साइन थीटा ले लेता हूँ, यहाँ पर साइन थीटा लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि मेरे पास में यहाँ पर सीधे यहाँ पर इसके क्या है, यहाँ पर मान दे रखे हैं इसलिए आसान करने के लिए। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से वैसे भी एक से ले लो, साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये दूरी कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, तो ये आगे 2 अपॉन नीचे क्या हो जाए ऊपर के, ये कितना आपका 40 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका 40 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 2/40 कितना हो गया 1/20, ये अभी भी सेंटीमीटर में है, हमने बदला नहीं, अभी बदलेंगे आगे। तो साइन थीटा का मान आ गया 1/20। अब देखो आगे यहां से देखो क्या हो जाएगा, टेन थीटा या साइन थीटा का मान आ गया 1/20, तो 1/20 इसको इधर भेज दो, mg r स्क्वायर बराबर नीचे क्या आ जाएगा k और बराबर आ जाएगा q स्क्वायर। तो यहां से q बराबर आ जाएगा √m का मान रखो, m का मान कितना है 200 ग्राम, तो पहले तो किससे बदलना पड़ेगा 200 ग्राम, ऐसा ही पत्ते में रखना है क्योंकि k का मान हमारे पास में ऐसा ही पत्ते में ना, इसलिए तो आपको क्या करना है 200 ग्राम को किससे बदलना है, केजी में बदलना है। तो 200 ग्राम केजी में कैसे बदलेगा, आपको पता है 1 केजी बराबर होता है कितना 1000 ग्राम, तो यहां से 1 ग्राम बराबर कितना होगा, 1 ग्राम बराबर होगा 1 केजी अपॉन 1000, ये हो जाएगा ग्राम के बराबर। तो इस ग्राम की जगह ये ग्राम सेम है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 200 केजी किसके बराबर, 200 ग्राम किसके बराबर होगा 200 इंटू 1/1000 केजी के। तो यहाँ पर आप लिख दो कितना हो जाएगा 200/1000 इंटू जी का मान, तो जी का मान कितना होता है, जी का मान है आपका 10 ले लेते हैं, आसान रहेगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया तो है नहीं कि 9.1 है, तो 10 ले लेते हैं हम, इंटू आर, आर कितना है आपका आर 4 सेंटीमीटर, तो इसको भी मैं क्या लिखूं 4 सेंटीमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 4 सेंटीमीटर मीटर में कैसे बदलेगा, वही मीटर में किसके बराबर होगा 4 इंटू 1/100, ये किस में आ जाएगा मीटर में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 की पावर ऊपर जाएगा 10 की पावर -2, इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर, और अपॉन नीचे में क्या है यहाँ पर आपका 9 इंटू 10 की पावर 9, और इंटू ये भी 1/कितना है 20, ये हमने बदला नहीं था ना, फिर भी चलो यहाँ पर बदल के देख लेते हैं। ये सेंटीमीटर में था, मीटर में बदलोगे तो यहाँ पर क्या आएगा नीचे क्या आएगा 100 आएगा, ये आपका सेंटीमीटर में था, मीटर में बदलोगे तो यहाँ पर फिर से 1/100 आएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 100 कैंसिल हो गया, मतलब कहने का मतलब वो उसका निकालने का कोई मतलब है ही नहीं है यहाँ पर। तो ये आ गया आपका Q का मान। अब इसको आप सोल्व कर लेना, तो सोल्व करोगे तो जो आपका Q का मान आएगा वो आएगा आपका 4/3 इंटू 10 की पावर -7 गुलाम, ये आपका आवेश आ गया। तो ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 1.8। नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर से पीछे से देख लेना, सारी चीजें अच्छे से मैंने बताई है। तो आज वो हमने क्या कर लिए थे 1.3 से लेके 1.8 तक के उदाहरण कर लिए थे, सारे 1.20 तक तो उदाहरण नहीं हुए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वो नेक्स्ट पार्ट में हम जो 1.20 तक है वो सारे आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको वो क्वेश्चंस है वो करने हैं और फिर उनको भेजना है, तो पता चलेगा कि आपने कितना है वो अध्ययन किया है अच्छे से। और इनको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लीजिए, मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में डाउट है, आप वो जो नेक्स्ट कक्षा है उसके अंदर आप वापस इसको एक बार बताइए।